गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय थॉट्स। तो हमने एचटीएमएल में एचटीएमएल लिंक्स तक पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना था एचटीएमएल फ्रेम। ठीक है, तो एचटीएमएल फ्रेम, फ्रेम सेट और फिर आगे हमारी टेबल है, बॉर्डर है, सेल पैडिंग है, सेल स्पैनिंग है, रो स्पैन है, कोल स्पैन है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। HTML फ्रेम। तो HTML फ्रेम क्या होता है? द फ्रेम टैग इन HTML was used in conjunction with the frame set tag to create frames in a web page। अगर आपको अपने वेब पेज में फ्रेम्स क्रिएट करने हैं तो आप इसमें फ्रेम सेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेम सेट कैसे होते हैं वो अभी हम जब ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Defines a set of frames. You can specify rows or columns. Defines the layout in horizontal sections. Okay, तो रो क्या होती है? रो आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टली हमारी होती है किसी भी टेबल में, उसको बोलते हैं रो। और कॉलम्स कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं। ठीक है, और फ्रेम सेट की कोडिंग का एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो फ्रेम सेट ऐसे लगाते थे, ये हम पहले के HTML में यूज़ करते थे। अभी जब से हम HTML5 यूज़ करने लगे हैं तब से हम ये सारा कोड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्राई करके मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए पूरी कोडिंग है। फिर है HTML टेबल के बारे में। तो टेबल अगर आपको कोई बनानी है अपने वेब पेज में तो आप ऐसे कोड करके एग्जाम्पल से बना सकते हैं। ठीक है, so in HTML, the table tag is used to create a table for displaying data in a structured format. Table consists of row and columns, making it easy to organize the present information. फिर टीआर क्या होता है? टीआर का मतलब होता है टेबल और रो। ठीक है, टेबल रो, टी का मतलब टेबल, आर का मतलब रो। तो यहाँ से आप अपनी टेबल की रो को डिफाइन करते हो। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग, अपने आप टेबल की हेडिंग्स क्या देना चाहते हो वो यहाँ से आप डिफाइन करते हो। फिर आते हैं टीडी में। टीडी का मतलब है टेबल डेटा, तो टेबल डेटा आप यहाँ से डिफाइन करते हो। ठीक है, तो अभी ये तीनों आपको समझ में आएंगे जब हम ट्राई करेंगे। तो देखिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। इनपुट अगर आप ये डालेंगे, ठीक है, तो आउटपुट कैसे आएगा? ऐसा बन के आएगा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, ये 1 SRC के नीचे आना चाहिए था। तो ये आपका टेबल हेड है। ठीक है, ये आपकी रोज हैं, ये तीनों ही रो है। ठीक है, ये पहली रो है, दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। पर ये पहली रो में जो आपके लिखा हुआ है SRC, नेम और सिटी, ये आपके टेबल की हेडिंग्स हैं। ठीक है, और ये 1, फिर SRC में 1, नेम में A, सिटी में FTP। ठीक है, फिर SRC में 2, नेम में B और सिटी में ALD। तो ये जो है ये कंटेंट आपका टेबल डेटा है, TD है। ठीक है, समझ में आया? फिर आपको अगर अपने टेबल की बॉर्डर बनानी है तो आप यहाँ बॉर्डर टैग से लगा सकते हैं। सेल पैडिंग क्या होता है और सेल स्पेसिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। एड्स स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर कॉल्ड सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग क्या होती है? जैसे हमारे पेजेस की पैडिंग्स होती है, हम डिफाइन करते हैं अपने वेब पेज में पैडिंग देते हैं। ठीक है, तो पैडिंग क्या होता है एक्चुअली में? जो इस पेज का बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर इन द सेंस साइड की जो बॉर्डर है, वहां से आपके कंटेंट की जो स्पेसिंग होगी वो होगी पैडिंग। ठीक है, और सेल के लिए पैडिंग क्या होगी? जैसे सेल आपकी बनी होगी एक बॉक्स टाइप की। ठीक है, और उस बॉक्स में जो वो बॉक्स की लाइंस हैं उसके और डेटा के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है, स्पेस आ रहा है, वो होता है सेल पैडिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग क्या होता है? स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो दो सेल्स अगर हैं तो उन दोनों सेल्स के बीच का डिफरेंस कैसे आप डिफाइन करोगे? सेल स्पेसिंग से दोगे। ठीक है, अलाइन मतलब कि अलाइनमेंट, आप सेल के अंदर का जो डेटा है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहते हो, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना चाहते हो या सेंटर पे रखना चाहते हो, ये सब आप अलाइनमेंट से डिफाइन करते हो। ठीक है, फिर आप हाइट दे सकते हो, अपने सेल की विड्थ दे सकते हो। तो अब चलिए ये सारी चीज़ें ट्राई करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करते हैं।
तो ये हमारा सब पहले का कोडिंग है। ठीक है, अब हमें समझना है फ्रेम सेट। तो फ्रेम सेट के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले मैं आपको ओल्ड फ्रेम सेट कैसे लगाते थे वो दिखा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, जैसे हमने यहाँ 2 फाइलें हमें बनानी होंगी, तो हमने 2 फाइल बना ली। पहले एग्जाम्पल से फाइलों के नेम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके फाइलों के नेम है साइड बार और एक है मेन। ठीक है, और दोनों को आपको डॉट एच करके सेव करना है ताकि वो एच फाइल की तरह सेव हो। ठीक है, डॉट एच लगाना कभी मत भूलिएगा। अगर आप एक एच फाइल बना रहे हैं तो डॉट एच लगाएंगे। अगर आप एक CSS फाइल बना रहे हैं तो डॉट CSS लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप जावा की बना रहे हैं तो डॉट JS लगाएंगे। तो ऐसे ही आपको एक्सटेंशन ज़रूर लगाना है। ठीक है, ताकि VS कोड को समझ में आए कि आपकी फ़ाइल कैसी है। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिए, वरना आपको ये सब समझ में नहीं आएगा कि मैंने पहले से सारा कोड कैसे लिख रखा है। तो ये सारा जो मैंने पहले से कोड लिख रखा है, ये सब हमारी पुराने वीडियोज़ में जो हमने ट्राई किया था वो सब है। तो आप पहले देख लीजिए हमारे पहले 2 लेक्चर्स HTML के। ठीक है, जिनका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आप इसे देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम 2 फाइलें बना लेते हैं जल्दी से। एक फाइल हमने बना ली साइड बार .html। ठीक है, तो इस फाइल में अब कुछ हम दे रहे हैं एमिट। तो एमिट कराने का मतलब होता है खुद से वो कोई भी कोड दे देगा। तो ये एमिट कैसे कराते हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे आपको, आप देख रहे होंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखिए, ऐसे लिख के आएगा, फिर उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो ये आपने अपना कोड एमिट करा लिया स्टार्टिंग का। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग का सब लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होता है VS कोड में एमिट कराने का मतलब। फिर यहाँ पर मैं अब टाइटल दे देती हूँ। तो मैं साइड बार ही दे देती हूँ टाइटल। ठीक है, और बॉडी में हमें कोई टेबल बनानी है। तो सबसे पहले मैं टेबल लिख लेती हूँ, टेबल टैग। फिर टेबल हेड ले लेती हूँ। ठीक है, टेबल हेड लिया और उसके अंदर हमें ये टेबल हेडिंग्स बनानी है। हम्म, चलिए हम लिख लेते हैं खुद से यहाँ TH। अब इसके अंदर TR यानी टेबल रो आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले हमने टेबल हेडिंग में लिखा। ठीक है, टेबल हेडिंग टैग दिया, और उसके बाद अब हम उसमें जो रो लिखेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, तो रो में हमने दिया था, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे सिटी ले लिया। ठीक है, सिटी, और ऐसे ही अब मैं 3 रो बना लेती हूँ। कंट्री ले लेती हूँ और स्टेट ले लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल की हेडिंग। अब हम आते हैं टेबल के डेटा में। तो टी बॉडी पहले एक टैग आप लगाइए। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल रो डिफाइन करिए। तो टेबल रो में हम लिख देते हैं FTP, और ऐसी ही 3 रो हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमने सिटीज़ ले ली। ठीक है, और सॉरी, मुझे सिटी फिर कंट्री देन स्टेट देना था। तो पहले इंडिया, फिर स्टेट UP। ठीक है,
और टी आर से पहले हमें टी डी डिफाइन करना था, वो हमने किया नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया टेबल डेटा। ये हमने सिर्फ एक ही एक डेटा लिया है, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा और भी डेटा बना सकते हैं, जैसे मैंने एफ टी पी एक सिटी ली है और वो हमारा इंडिया में है और स्टेट उसका यूपी है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एफ टी पी के लिए लिया है। आप ऐसे और भी सिटीज़ डिफाइन कर सकते हो, तो आपके टेबल का डेटा कंटेंट और बढ़ता जाएगा। तो मैंने अभी सिर्फ हेडिंग ली है और उसके अंदर सिर्फ एक सिटी और उसकी इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है। तो ये हमारा साइड बार का हो गया। अभी हमें एक और फाइल बनानी है। देखिए यहाँ पर दूसरी फाइल का नेम है मेन, तो हम भी मेन ले लेते हैं, main.html, ठीक है। इसमें भी एमिट करवा लेते हैं और मेन ही रख देते हैं इस फाइल का नेम भी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है, फिर टेबल हेड बनाना है, फिर टीएच टैग देना है और टीएच में हम दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि स्टूडेंट लिख देते हैं और यहाँ पेरेंट लिख देते हैं और यहाँ मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है। अब ये टेबल हेड हमारा डिफाइन हो गया है। टी एच टेबल हेडिंग हो गई। टी आर पहले हमें टैग एक ओपन करना चाहिए था, ठीक है। अब हम यहाँ पर टेबल की बॉडी ले लेते हैं। टेबल बॉडी में सबसे पहले हम टी आर ले लेते हैं और अब टी डी ले लेते हैं। तो टेबल डेटा में हम स्टूडेंट का नेम NN ले लेते हैं और पेरेंट्स के नेम में PP और मार्क्स ले लेते हैं 36, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारे स्टूडेंट का पूरा डेटा। ये थी स्टूडेंट और पेरेंट, फिर मार्क्स, ये हेडिंग्स हैं और ये है उनका डेटा, ठीक है। यहाँ पर शायद मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ TR होना चाहिए और TD यहाँ पर होना चाहिए। तो ये हमने ठीक कर लिया है। अब यहाँ पर भी गड़बड़, यहाँ पे भी TR होना चाहिए और टेबल हेड जल्दी से ठीक कर लेते हैं इस चीज़ को, वरना डेटा गड़बड़ आएगा, ठीक है। जो मैंने TR लिखा है मतलब कि इतनी सारी रोज़ बन जाएंगी और मुझे तो हेडिंग्स बनानी थी, ठीक है। तो अभी ये ठीक हो चुका है। एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो अब हम अपनी मेन फाइल में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेम सेट टैग लगाते हैं। तो फ्रेम सेट टैग जो होता है वो हेड के बाद लगता है, ठीक है, एज अ बॉडी लगता है। तो बॉडी को आपको पूरा ये सब हटाना पड़ेगा, तो मैं इसे सबको हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता इन सब का कोई काम आएगा। तो अब यहाँ पर फ्रेम सेट टैग लगाइए। तो देखिए आ गया है फ्रेम सेट टैग हमारा लिख करके, और इसमें आपको कॉलम देना है। कॉलम की विड्थ या हाइट आप बोल सकते हो, इन परसेंटेज आपको ये देना है। ये आप अपने
25 अपने पहले फाइल के लिए और 75 अपने दूसरी फाइल के लिए दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रेम सेट के अंदर आपको एक फ्रेम टैग भी लगाना है। तो हमने फ्रेम लगाया। ठीक है, फ्रेम टैग एक ओपन टैग है कि मतलब इसे क्लोज करना नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर अपना फाइल का एड्रेस डालिए, नेम डालिए, ठीक है, मेन, और यहाँ पर भी मेन कर देते हैं। तो हो गया। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं। ये सब हटा देते हैं स्टाइल वाला। तो ठीक है, अब इतना सा हमारा कोड है। ठीक है, अब देखते हैं, गो लाइव करते हैं। तो ये देखिए, ये होता है आपका फ्रेम। ठीक है, ये हमारी पहली फाइल है और ये हमारी दूसरी फाइल है। इसने इसको डिवाइड करा है उसी परसेंटेज में जो परसेंटेज हमने उसे दिया था। अपनी पहली फाइल को 25% और दूसरी फाइल को 75% जगह दी थी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसने इसको कम स्पेस दिया और दूसरी वाली फाइल को ज़्यादा स्पेस दिया। ठीक है, तो अभी ये चीज़ चेंज करके देखते हैं एक बार। 25 की जगह मैं 50-50 कर देती हूँ, यानी मुझे इक्वल इक्वल चाहिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। देखिए अब इक्वल लाइन आ रही है। ठीक है, पहली फाइल को भी 50% और दूसरी फाइल को भी 50% स्पेस मिला है। तो ठीक है, अब ये हमने ट्राई करके देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब मॉडर्न HTML में कैसे फ्रेम सेट करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से। इसमें क्या करते हैं, आपको देखिए यहाँ पर इन्होंने बॉडी के अंदर ही फ्रेम को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, एक डिव लिया है, यानी एक डिव टैग का यूज किया है बॉडी के अंदर। तो हम पहले बॉडी लिख लेते हैं। ठीक है, बॉडी के हमने अंदर एक डिव टैग लिया और उस डिव टैग में हमने एक क्लास लगाई। क्लास का नाम हमने कंटेनर दिया और अब इस डिव टैग के अंदर हमने एक आई फ्रेम करके एक टैग लिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने आई फ्रेम लिया, देखिए इसमें SRC और फ्रेम बॉर्डर कितनी देनी है ये सब खुद से लिख के आ गया। तो अब यहाँ पर आपको SRC में उस फ्रेम जिसको भी आप जो फाइल एड्रेस है आपको वो देना है। ठीक है, तो फाइल एड्रेस में यही वाला दे देती हूँ, साइड बार वाला, क्योंकि अब दोबारा फाइल कौन बनाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब एक दूसरी फाइल इन्होंने दी उसी डिव टैग के अंदर। तो ये दूसरी फाइल आ गई। अब यहाँ पर साइड बार की जगह मेन कर देना है, क्योंकि हमारी दूसरी फाइल मेन है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर इन्होंने फ्रेम बॉर्डर को हटा करके यहाँ पे टाइटल नाम दे दिया है। टाइटल में इन्होंने frame1 और दूसरी फाइल के लिए frame2 लिखा है। ठीक है, तो ठीक है, हम भी वैसे ही कर लेते हैं। इस फ्रेम बॉर्डर को हटा करके टाइटल लगा देते हैं और टाइटल में frame1 लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें frame2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाकी सब हम स्टाइल टैग के अंदर करेंगे। तो स्टाइल टैग हमारा हेड में डिफाइन होता है। ठीक है, हेड में ही ऊपर हमें स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा और इसमें अब हम अपने फ्रेम को
ये देखिए यहाँ पर इन्होंने, अच्छा हमने क्लास दे रखी है तो हम फ्रेम को डायरेक्ट कॉल बाद में करेंगे, पहले हम इसको क्लास के थ्रू कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्लास दी है कंटेनर, तो डॉट कंटेनर करके हम इसे कॉल करेंगे और इसमें अब हम दे देंगे कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं, ठीक है। ये सब अभी आपने पढ़ा नहीं है, फ्लेक्स क्या होता है ये सब, तो हम सिर्फ हाइट देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। हम सिर्फ हाइट दे रहे हैं, 500 पिक्सल में दे देती हूँ। तो बस इतनी हाइट देते हैं और अब इसको देखते हैं गो लाइव जा कर के। तो ये देखिए हमने 500 पिक्सल दिया था तो सिर्फ उसने इतना एरिया ही कवर किया और यही है इतना आपका 500 पिक्सल एरिया, ठीक है। तो इसने में उसने अपने दोनों फ्रेम्स को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहला फ्रेम ये है और दूसरा फ्रेम ये है। तो अभी ये ऐसे डिफाइन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टाइल टैग के अंदर आप बहुत सारी स्टाइल्स दे सकते हैं, अपने फ्रेम को कलर कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी उसमें मार्जिन, ये सारी चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हैं, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, ये सब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम ये सब नहीं समझेंगे, अभी जितना हमने बेसिक पढ़ा है सिर्फ उतना समझेंगे। तो अब मैं ये सब यहाँ से हटा देती हूँ, अब हम अपने टेबल को समझते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेम वाला पूरा मैं हटा रही हूँ यहाँ से और अब हम करेंगे टेबल टैग, ठीक है। टेबल तो वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने टेबल बनाई थी अभी 2 बार, साइड बार में भी और एक मेन डॉट एचटीएमएल, 2 फाइल हमने बनाई है अभी टेबल यूज़ करके, ठीक है। फिर भी आपको एक बार दोबारा से अच्छे से बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी है तो टेबल टैग को डिफाइन करिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो टेबल की हेडिंग डालनी है वो आप टेबल हेड में डालेंगे। फिर टेबल हेड को आपको एज अ रो देना है, इसीलिए आप टी आर का यूज करेंगे। फिर टी आर के अंदर आपको जो एक एक पर्टिकुलर हेडिंग है उसको आपको देनी पड़ेगी। जैसे अब मैं हेड 2 ले लेती हूँ या हेडिंग 1 ले लेती हूँ, ठीक है। और अब ऐसे ही मैं 3 हेडिंग्स ले रही हूँ, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग हमारी 1, ठीक है। तो ये मैंने 3 हेडिंग्स ले ली हैं और अब हमारा टेबल हेड कंप्लीट होता है। अब हम टेबल की बॉडी लिखेंगे। टेबल की बॉडी इन द सेंस कि टेबल के आगे का कंटेंट, ये हो गई टेबल्स की सारी हेडिंग, ठीक है। अब हम लिखेंगे टेबल की बॉडी। तो टेबल की बॉडी के लिए टेबल बॉडी टैग आपको सबसे पहले डिफाइन करना है। फिर टी आर टैग यानी टेबल की रो वाइज आपको देना है तो टी आर लीजिए, कॉलम वाइज डेटा देना है तो टी सी लीजिए, ठीक है। तो अभी हम टी आर ले रहे हैं और हम टेबल डेटा लिखने जा रहे हैं, इसलिए हम टी डी टैग लेंगे क्योंकि टेबल का डेटा टी डी के थ्रू डिफाइन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं कुछ नेम ले लेती हूँ, ठीक है। मैं शिवम ले लेती हूँ और ऐसे ही मैं 3 डेटा डिफाइन कर लेती हूँ। यहाँ पर कुछ और रामू नेम दे देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मीरा। तो ये मैंने 3 नेम्स दे दिए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे टेबल का डेटा और अब हम एक और रो बना लेते हैं, ठीक है। उन दो पिछली दोनों टेबल्स में मैंने सिर्फ एक एक टेबल का डेटा डिफाइन किया था, एक एक रो डिफाइन करी थी। अभी मैं और भी रो ले लेती हूँ, ठीक है। तो टी आर सबसे पहले, अब हम दूसरी रो की बात कर रहे हैं इसलिए हमने दूसरी बार टी आर लगाया और अब हम दूसरी टी आर में टी डी टैग बना रहे हैं यानी टेबल डेटा लिखने जा रहे हैं। तो अब फिर कुछ नेम्स या फिर नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 नंबर्स ले लिए हैं और चाहें तो आप और रो भी बना सकते हैं पर अब मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। अब इसी को देख लेते हैं कैसा हमारा टेबल दिख रहा है। तो ये देखिए हमारी टेबल की हेडिंग 1 है, टेबल की हेडिंग 2 और टेबल की हेडिंग 3। फिर ये नेम है शिवम, रामू और मीरा। फिर उनके ये मार्क्स हैं 35, 63 और 84, ठीक है। तो ये हो गया टेबल के बारे में। अब ये सब हम पढ़ चुके हैं, आगे आते हैं बॉर्डर में आते हैं, ठीक है। बॉर्डर और सेल पैडिंग
और ये सब आप समझते हैं, ठीक है। सेल पैडिंग क्या होती है, देखिए सेल पैडिंग का मतलब, अब इसमें आपको पहले बॉर्डर देनी पड़ेगी, तो मैं बॉर्डर यहाँ पर दे देती हूँ। उसके लिए मुझे टेबल में एक क्लास लगा लेनी चाहिए, ठीक है। क्लास डिफाइन कर लेती हूँ मैं, टेबल या टीबी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसे कॉल कर लेते हैं अपनी क्लास को। फिर यहाँ बॉर्डर दे देती हूँ मैं 2 पिक्सल बॉर्डर मुझे चाहिए, सॉलिड सॉलिड रेड कलर की बॉर्डर मुझे चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं टेबल में हमारी बॉर्डर आई है, तो देखिए बॉर्डर आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है, ऐसा करते हैं यही सेम क्लास हम हर एक टीएच में भी दे देते हैं, ठीक है। अ, हुँ। तो ऐसा होगा कि हर एक सेल में एक बॉर्डर बन जाएगी, ठीक है। तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करके मैं हर एक टेबल डेटा में भी दे देती हूँ। ये टेबल की हेडिंग हो गई और ये हो गया टेबल का डेटा। पहले एक बार देख लेते हैं ठीक आ रहा है या नहीं। तो हाँ, जैसा हमने सोचा था वैसे ही आ रहा है, ठीक आ रहा है और हम इससे बहुत खुश हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा बन के आ रहा है। अब आपको समझ में आएगा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो सेल अब इसमें ही पैडिंग दे देते हैं और पैडिंग मैं दे रही हूँ 12 पिक्सल, ठीक है। पहले 12 पिक्सल देखते हैं आपको समझ में आएगा नहीं। हाँ, तो देखिए 12 पिक्सल पैडिंग देने का मतलब हर एक बॉर्डर से सबको दूर कर दिया गया, ठीक है। जैसे बाहर वाली जो टेबल की बॉर्डर थी वो ये थी, तो टेबल की बॉर्डर से डेटा जो था हमारा ये था, पूरी हर एक सेल को आप डेटा समझिए, तो उससे इसका डिफरेंस देखिए 12 पिक्सल है, ठीक है। और फिर हमने हर एक सेल में भी बॉर्डर बना रखी थी, तो हर एक सेल की बॉर्डर ये है और उस बॉर्डर से उस डेटा का डिफरेंस देखिए सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो 12 पिक्सल दोनों जगह इन्होंने स्पेस दे रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ पैडिंग लगाई है। तो हर जगह से आप देख रहे हैं 12 पिक्सल का गैप आ गया डेटा और बॉर्डर के बीच में। अब चाहे वो डेटा आप सेल को ले लो और फिर बाहर वाली टेबल की बॉर्डर से देख लो, या फिर हर एक सेल के अंदर जो सेल की बॉर्डर है और सेल का डेटा है उसके बीच का डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं आपको बढ़ा करके बताती हूँ। तो अभी मैं यहाँ देखिए बढ़ा रही हूँ, 63 पिक्सल अगर मैं ले रही हूँ तो देखिए कितना आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ अ, कितना ज़्यादा स्पेस आ चुका है यहाँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। इसको मैंने 6 पिक्सल करा तो देखिए कितना छोटा हो गया, ठीक है। 68 करूँगी, देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आया यहाँ और डेटा के बीच में, ठीक है। डेटा और बॉर्डर के बीच में डिफरेंस देखिए, आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल पैडिंग क्या होती है। अब आते हैं सेल स्पेसिंग में। तो गाइस सेल स्पेसिंग क्या होती है, देखिए सेल स्पेसिंग तो यहाँ पर आप नहीं देख सकते क्योंकि हम ये मॉडर्न HTML यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सेल स्पेसिंग ऐसे नहीं देते हैं। वहाँ पर अब बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ होने लगी है, ठीक है। तो जैसे ही आप बॉर्डर स्पेसिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर एक लिख करके आ गया टैग का नेम, मतलब CSS। तो आप यहाँ पर अब अपना दे सकते हैं जितना भी देना है आपको। तो मैं देती हूँ जैसे 10 पिक्सल, ठीक है। अभी 10 पिक्सल देखते हैं कैसा आ रहा है, जिसको देखिए 10 पिक्सल दोनों सेल के बीच में इतना डिफरेंस है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना ये। तो मैं इसको आपको बढ़ा घटा करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये है हमारी बॉर्डर स्पेसिंग। तो अभी मैं इसको 100 कर देती हूँ।
कल वाली प्रॉब्लम आने लगी। तो देखिए मैं 100 किया, जैसे मैंने 100 किया 100 पिक्सल, तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया इन दोनों सेल्स के बीच में, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेल स्पेसिंग। तो ये तो हो गया मॉडर्न पैटर्न, ठीक है। अभी मैंने 10 किया तो देखिए कम हो गया दोनों सेल के बीच का डिफरेंस, आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं 50 करके दिखाती हूँ, देखिए 50 में कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से ऐसे देते हैं बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है। ये होता है आपका सेल स्पेसिंग जैसा, पर जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है सेल स्पेसिंग सेम, अगर आपको ऐसा लिखना है तो वो आपको यहाँ नहीं लिखना है, वो आपको पर्टिकुलर टैब में ही डिफाइन करना है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने टेबल में मुझे करना है तो मैं टेबल में ही सेल स्पेसिंग दूंगी। तो सेल स्पेसिंग की कोर, हाँ सेल स्पेसिंग, चलिए ठीक है। तो वो सेल स्पेसिंग देते हैं, और सेल स्पेसिंग देने से पहले आपको यहाँ पे बॉर्डर भी लिखनी पड़ेगी, कि बॉर्डर में 1 दे देती हूँ, और ये हटा देती हूँ यहाँ से टीबी जो हमने क्लास लगाई थी, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं करी है तो यहाँ से हटा देते हैं, वरना एरर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सेल स्पेसिंग में देती हूँ 10 से ज़्यादा ही देती हूँ, वरना आपको दिखेगा नहीं, 50 पिक्सल देती हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सारी CSS हट चुकी है, क्योंकि हमने ऊपर से स्टाइल टैग में जो भी फॉर्मेटिंग करी थी, ऊपर जो भी दिया था कलर, ये सब हटा दिया मैंने, ठीक है। तो बॉर्डर बस मैंने 1 दिए, तो हर एक चीज़ में बॉर्डर आपकी 1 पिक्सल आएगी, ठीक है। और देखिए सेल स्पेसिंग का मतलब 50 पिक्सल यहाँ इन दोनों सेल्स में डिफरेंस भी आ रहा है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप दे सकते हो, ये था आपका पुराना मेथड ऐसे देने का, पर हम अब इस मेथड का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टाइल टैग में हर चीज़ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो फिर अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी देना है, ठीक है। हाइट विड्थ आप ये सब दे सकते हो। फिर आते हैं अब कैप्शन। इन HTML द कैप्शन टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ टाइटल or description for a table. It is typically positioned above the table and help user understand the context or content of the table at a glance. मतलब कि जैसे होता है कि आपने देखा होगा कि टेबल के ऊपर जो कंटेंट लिखा होता है, जो उस टेबल को डिफाइन कर रहा होता है कि इस टेबल में एक्चुअली में है क्या, तो वो सब आप कैप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं कैप्शन टैग लिख देती हूँ यहाँ पे कैप्शन, तो कैप्शन टैग में मैं लिख देती हूँ कि दिस इज अ टेबल दैट डिफाइंस, और डिफाइन की स्पेलिंग गलत थी, डिफाइंस आवर स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है। तो ये मैंने कैप्शन में डाल दिया है। अब देखिए कैप्शन आपके टेबल के ऊपर, ये देखिए एज अ कैप्शन लिख के आ रहा है, जो इस टेबल को डिफाइन कर रहा है। अभी हमारी टेबल सुंदर नहीं दिख रही, क्योंकि हमने इसमें कोई भी CSS अप्लाई नहीं करी है, अभी सिर्फ हम HTML पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने कोई भी CSS अप्लाई नहीं करी है। तो ये हो गया कैप्शन टैग, ठीक है। इसे मैं हटा देती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। और अब आते हैं रो स्पैन एंड कोल स्पैन में, ठीक है। तो रो स्पैन और कोल स्पैन क्या होता है? द रो स्पैन एंड कोल स्पैन एट्रीब्यूट अलाउ यू टू मर्ज सेल across multiple rows and columns respectively. This is useful for creating more complex table layout and improving the organization of information within a table. मतलब जैसे कि ये मैंने कोई टेबल दी, ठीक है। अभी मैंने इस टेबल डेटा में मैंने रो स्पैन लगा दिया और मैंने लिख दिया 2, मतलब कि इसका क्या मतलब है? रो स्पैन 2 का मतलब है कि वो 2 सेल को आपस में मर्ज, 2 रो को आपस में मर्ज कर देगा, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने एलिस में रो स्पैन लगाया, ठीक है, तो ये इस वाली रो को, इस वाली टेबल डेटा को और इसके अगले वाले पहले डेटा को वो मर्ज कर देगा, ठीक है।
तो दो, हाँ, तो मतलब ये 31 को और ये एलिस को मर्ज करेगा। अभी ये देखिए 31 जो इसका डेटा था और 30 इसका एलिस का डेटा था और 31 ये डेटा था, ठीक है। अब इन दोनों की अगर हम इस लाइन को आगे तक बढ़ाते तो ये पूरा लाइन आगे तक जाता यहाँ तक, बट ये इसने क्या किया, इन दोनों रो को, ये एक रो है, ठीक है, ये एक पूरी रो थी और ये एक पूरी रो थी, ठीक है। तो इन दोनों रो को इसने आपस में आगे मर्ज कर दिया। किस में मर्ज किया? एलिस वाले में, क्योंकि हमने एलिस में लगाया था रो स्पैन 2, मतलब कि दो रो को मर्ज करके पूरा एक एलिस बना दो। तो इसने क्या किया, 30 और 31 वाली रो को आगे वाला मर्ज करके पूरा में एलिस लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं रो स्पैन, ठीक है। कोल स्पैन में आते हैं, जैसे कोल स्पैन इस वाले डेटा में लगा हुआ है कोल स्पैन 3, ठीक है, मतलब कि ये 3 कॉलम्स को मर्ज कर देगा। रो स्पैन रो को मर्ज करता है, कोल स्पैन कॉलम्स को मर्ज कर देता है। तो जैसे कि ये हमारे 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, एक नेम का है, एक एज का है और एक सिटी का है। 3 कॉलम्स हैं, पर इन तीनों कॉलम्स को ऊपर मर्ज करके एक हेडिंग बनाएगा। ये कौन? एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन, ये लिख के आएगा तीनों में मर्ज करके, ठीक है। तो अभी ये समझते हैं, लिख करके कोड देखते हैं ये, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है, ये सब मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब मैंने क्लास फालतू डिफाइन करी है। इस क्लास में मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, तो डिफाइन करने का मतलब क्या, हटा देते हैं सबको। तो ये सब हट गया, ठीक है। अब लगाते हैं इस वाले हेडिंग पे, इस हेडिंग पे मैं लगाऊंगी और फिर मैं क्या करूंगी, इस हेडिंग को मैं गायब कर देती हूँ, ठीक है। तब मैं इस पे हाँ, इस वाले पे मैं कोल स्पैन लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं कोल स्पैन लगा देती हूँ। तो देखिए ऑप्शन भी आ गया, ये तो क्लास है, कोल स्पैन ये आ गया ऑप्शन, और इसमें मैं 2 दे रही हूँ क्योंकि मुझे 2 कॉलम्स को मर्ज कराना है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कैसा बन के आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हेडिंग 2 थी उसको इसने हटा दिया, वो अभी आपको ऐसे कम समझ में आ रहा होगा। मैं एक बॉर्डर लगा देती हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं टेबल में ही बॉर्डर लगा देती हूँ, बॉर्डर और 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। ये बॉर्डर लगा दिया मैंने, और मैं ऐसा करती हूँ टेबल हेडिंग्स में भी सब में बॉर्डर दे देती हूँ। पहले एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कैसा लग रहा है। अभी बॉर्डर आई नहीं है, यहाँ पे भी बॉर्डर लगाते हैं पहले। टू पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। तो ये तो आ जानी चाहिए थी बॉर्डर। तो हेडिंग वाले में क्या प्रॉब्लम है, टेबल हेड में आ गई है पर टेबल में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए इन्होंने बॉर्डर नहीं दी। अभी भी नहीं आई। चलिए यहाँ से बॉर्डर हटा के टेबल में ही डायरेक्ट बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। हाँ, अब ठीक लग रहा है ये। और अब देखिए यहाँ पर साफ कोल स्पैन आपको समझ में आएगा। ये मैंने हेडिंग 1 दी है और हेडिंग 2 हटा करके मैंने इन इन दोनों कॉलम्स की जगह, शिवम और रामू के कॉलम्स की जगह मैंने पूरा हेडिंग 1 लिख दी है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कोल स्पैन लिखा था इसीलिए यहाँ ऐसा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, कोल स्पैन 3 करके इस हेडिंग को भी हटा दूंगी, तो ये पूरी हेडिंग ऐसे लिख करके पूरा यहाँ पर हेडिंग सिर्फ लिख के आएगा, ठीक है। मैं 1 3 सब हटा दूंगी।
तो देखिए यहाँ पर करते हैं, अब इसको 3 बना देते हैं और इस हेडिंग 3 वाले को भी हटा देते हैं और इस 1 को हटा करके सिर्फ अब हमारा एक हेडिंग रह गई है, हेडिंग, और उसको मैंने कोल स्पैन 3 कर दिया, यानी हर एक तीनों कॉलम में सिर्फ एक ही हेडिंग है, हेडिंग। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा आ रहा है, तो अब ये ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम रो स्पैन भी समझ लेते हैं। तो गाइज अब हमने दे दिया है रो स्पैन 2, शिवम, मीरा, सोहन और उनके मार्क्स। ठीक है, अब देखते हैं कैसा आ रहा है। तो देखिए इन दोनों रो को इसने शिवम में मर्ज कर दिया है और यहाँ पर सिंगल शिवम लिख के आ रहा है। ठीक है, डेटा मेरा थोड़ा गड़बड़ है कि शिवम के मार्क्स नहीं है, मीरा के हैं, सोहन के हैं, और यहाँ पे रो मर्ज करती है। तो ये मतलब मैं आपको सिर्फ इतना बता रही थी कि 2 रो को मर्ज करके वो एक कर देगा, तो मैंने शिवम वाले में इसको मर्ज करा लिया। ठीक है, तो ऐसा होता है रो स्पैन। तो अब समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें दिया हुआ है, अच्छे से आप इसको पढ़ भी सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आया तो। बाकी मैंने ठीक से समझाया है, आप दोबारा वीडियो देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म टैग में। तो द फॉर्म टैग इन HTML इज यूज्ड टू क्रिएट अ इंटरैक्टिव फॉर्म फॉर collecting user input. It encapsulates a set of input elements such as text field, checkbox, radio buttons, drop down and buttons, allowing user to enter information for that can be sent to a server for processing. मतलब कि आपने देखा होगा जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं कभी भी, तो उसमें डेटा जो आप फिल करते हैं वो सर्वर के पास कैसे चला जाता है, तो वो जो बनता है फॉर्म, वो फॉर्म से ही बनता है, फॉर्म टैग से ही बनता है। ठीक है, जो आप वेबसाइट पे फॉर्म फिल करते हो वो इससे ही बनता है। तो कैसे बनाते हैं, देखिए फॉर्म टैग को ऐसे देते हैं और उसमें आपको एक एक्शन यानी यूआरएल यहाँ पे डालना होता है। जिस भी वेबसाइट, जिस भी सर्वर को आपको सेंड करना है, यहाँ पर आपको सर्वर का एड्रेस डालना होता है, और मेथड में गेट और पोस्ट या कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर यहाँ पर इनपुट में आपको इनपुट देना होता है। ठीक है, टेक्स्ट में आप टेक्स्ट लिखते हो जो शो होगा वहाँ पे। फिर टाइप में आप कैसा टाइप दे रहे हो, तो अगर ईमेल लिख रहे हो या कुछ नंबर लिख रहे हो तो वैसा आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, टाइप में यहाँ पे आपको सबमिट अगर बटन बना रहे हो तो सबमिट बटन टाइप में डालिए। ठीक है, अगर आपको रेडियो बटन्स बनानी है तो फिर आपको वैसा ही देना पड़ेगा टैग में। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे सारे। ये सब जो भी लिखा है मैंने, चेक बॉक्स बनाने के लिए आईडी, नेम, वैल्यू, प्लेस होल्डर, ये सब बनाने के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ठीक है, समझ लेते हैं फिर। सबसे पहले आपको फॉर्म टैग लगाना है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में मैंने फॉर्म टैग लिख करके कैसे दिखाया है। फॉर्म टैग लगाना है, उसके बाद फिर लेबल, अगर आपको कोई मैसेज शो कराना है एज अ लेबल तो आपको यहाँ पर वो मैसेज लिख देना है। ठीक है, फिर टेक्स्ट एरिया में आपको जो जो चीज़ें लिखनी है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ से ट्राई करते हैं इसको। अब टेबल को हम हटा ही देते हैं, पूरा टेबल वाला अब हमें नहीं चाहिए, तो टेबल को हमने हटा दिया और टेबल की CSS भी हटा दी। ठीक है, अब हम बॉडी टैग में सबसे पहले एक फॉर्म टैग लिखते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्म लिख के आ गया पहले ही। एक्शन में आपको कोई यूआरएल देना है, तो मैं दे देती हूँ http.pnp, ऐसे ही मैंने कोई एड्रेस दे दिया। मुझे पता है ये एक्यूरेट एड्रेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म टैग में आपको इनपुट टैग देना है। इनपुट में आप टेक्स्ट दे सकते हो, टाइप टेक्स्ट एज मैं लिख रही हूँ तो टेक्स्ट में लिखूंगी अभी, और नेम में मैं दे रही हूँ उस यूज़र का नेम। ठीक है, जो आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, ये नेम एज अ यूज़र नेम, तो ये वहाँ पर जाएगा कि यूज़र नेम का डेटा जो है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, वैसा आपको यहाँ पे देना है। फिर प्लेस होल्डर ले लेते हैं। तो प्लेस होल्डर में आपको यहाँ जो भी प्रॉम्प्ट दिखाना है वो वहाँ आपके वेब पेज में लिख करके आएगा कि ऐसा, ये जैसे मैं लिख देती हूँ इंटर योर नेम। ठीक है,
तो ऐसा ही वहाँ पर लिख के आएगा, देखिए इंटर योर नेम लिख कर के आ रहा है, ठीक है, इस इनपुट वाले बॉक्स में। अगर मैं यहाँ कुछ और लिखती हूँ तो वो भी वही चीज़ वहाँ पर लिख कर आएगी। जैसे मैं खाली नेम लिख दूँगी तो ये नेम लिख कर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेम आएगा, ये देखिए नेम आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। फिर एक और इनपुट बना लेती हूँ मैं, और उसमें टेक्स्ट में मैं पासवर्ड लिख देती हूँ, ठीक है, कि मुझे अब इसमें पासवर्ड चाहिए यूज़र का। तो यूज़र का पासवर्ड और नेम जो मैं यहाँ दूँगी वही उसी टाइटल से वो आपके सर्वर के पास जाएगा कि इस जो आपने इसमें टाइप किया है ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखती हूँ तो जो आपका सर्वर है उसके पास यही जाएगा कि पासवर्ड की वैल्यू ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप प्लेस होल्डर वैल्यू ले लेते हैं। प्लेस होल्डर वैल्यू मतलब कि आपका वहाँ पे क्या आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर मैंने कई सारे ऐसे प्रिंट करा लिए हैं। अब मैं यहाँ पे टाइप की जगह ईमेल डाल दूँगी, ठीक है। ऐसे ही चेंज कर लूँगी तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा ईमेल। और यहाँ नेम में भी मैं ईमेल डाल देती हूँ। प्लेस होल्डर वैल्यू में इंटर योर ईमेल लिख देती हूँ। फिर इनपुट टाइप में अब मैं यहाँ लिख देती हूँ डेट, ठीक है। आपको डेट लिखनी है, कैसी डेट, बर्थ ऑफ डेट। तो बर्थ ऑफ डेट, ठीक है। प्लेस होल्डर वैल्यू में आप ऐसे ही डाल सकते हैं। वैसे प्लेस होल्डर वैल्यू इसके लिए चाहिए नहीं क्योंकि वहाँ पे आपका एज अ कैलेंडर बन के आएगा, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए डेट वाले में कैलेंडर लिख के आ रहा है, तो आपको इसमें कुछ भी प्लेस होल्डर वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं चेक बॉक्स के लिए। चेक बॉक्स मुझे बनाना है और नेम में मैं डालूँगी टिक, टिक लिख देती हूँ, ठीक है। और प्लेस होल्डर वैल्यू को हटा करके मैं यहाँ वैल्यू लिख रही हूँ। वैल्यू में आप जो जो चीज़ें डालेंगे तो वैल्यू में यस लिख देती हूँ, ठीक है। देखते हैं इसको कैसा आ रहा है चेक बॉक्स हमारा। तो देखिए चेक बॉक्स में अगर मैं टिक करूँगी तो इसका मतलब होगा यस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, यस। तो ऐसा होता है। फिर आते हैं एक और बना लेते हैं यहाँ पे, और इसमें ले लेते हैं रेडियो बटन। और नेम में आप लिख लीजिए, जैसे जेंडर वाले रेडियो बटन आते हैं ना कि आप मेल हो फीमेल हो, या फिर आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है उसमें नन, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो मैं यहाँ पे रेडियो वैल्यूज़ मेल ले लेती हूँ। और एक और ही जैसे अगर आपने इसमें टिक किया इसका मतलब होगा कि आप मेल हो, ठीक है। और इसके आगे मैं मेल लिख देती हूँ। फिर ऐसा ही मैं एक और बना लेती हूँ, ठीक है। और इसमें मैं फीमेल लिख देती हूँ और वैल्यू में भी फीमेल ले देती हूँ। तो अब देखिए ये मेल के लिए इसमें आप टिक करिए और फीमेल के लिए आप इसमें टिक करिए। अगर आप इस पे टिक करेंगे तो इस पे नहीं होगा, इस पे टिक करेंगे तो इस पे नहीं होगा, ठीक है। रेडियो बटन में मतलब कि आप एक पे ही टिक कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये हो गई हमारी रेडियो बटन। अब आगे आते हैं, आगे क्या है। रेडियो के बाद फीमेल के लिए इन्होंने खुद से जैसे हमने लिया वैसे ही ले लिया। अब हम बनाएंगे एक सबमिट बटन। तो इनपुट में हमने डाला टेक्स्ट की जगह सबमिट, ठीक है। और सबमिट बटन की हमने वैल्यू दे दी सबमिट, मतलब कि ये फॉर्म सबमिट कर दो, ठीक है। आप देखते हैं कैसा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे सबमिट बटन बन के आ रही है। सबमिट करेंगे तो वो उस वेबसाइट सर्वर पे जा करके आपका फॉर्म सबमिट कर देगा, ठीक है। जैसे मैं नेम डाल रही हूँ माई थॉट्स, ठीक है। तो मैंने नेम डाल दिया। ईमेल आईडी में मैं कुछ भी डाल देती हूँ, ठीक है। तो जैसे ईमेल आईडी हो गई, सॉरी यहाँ पे पासवर्ड होगा, हाँ यहाँ पे पासवर्ड होगा, इसीलिए देखिए ये आपका हाइड आ रहा है, ठीक है। ऐसा बन के आ रहा है डॉट डॉट डॉट, तो ऐसा आता है आपके पासवर्ड में, तो इसीलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं कोई भी, ठीक है। जैसे मैंने ये ईमेल आईडी डाल दी। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा कैलेंडर मिल जाएगा आराम से और आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक बॉक्स कर सकते हैं।
मेल या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। फॉर्म में ये जो चीज़ें देते हैं वो चीज़ें इन्होंने दे कर के दिखाई है, ठीक है। आपको अगर समझना है तो चलिए मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ये सारी चीज़ें, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा आ रहा है फॉर्म हमारा। तो ये देखिए फॉर्म आ रहा है और यहाँ पे आप अपना मैसेज लिख सकते हो, जो भी आपको मैसेज यहाँ पे देना है, ठीक है। मैसेज बॉक्स है, यहाँ पे आप अपना मैसेज दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है मैसेज के लिए। तो मैसेज के लिए आपको पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म टैग ऑलरेडी लगा रखा है तो दोबारा फॉर्म टैग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गलत कर दिया, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसा आ रहा होगा, सिर्फ प्रॉम्प्ट बॉक्स बन के आ रहा है। यहाँ पे आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, राइट योर मैसेज हेयर, ठीक है। तो जैसे प्लेस होल्डर वैल्यू जो है यहाँ पे आप अगर चेंज करेंगे तो वैसा लिख के आएगा। तो यहाँ पर आप अपना मैसेज बॉक्स की लेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब कितनी रोज आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम 4 रोज दे रखी है और कॉलम्स मैक्सिमम 50 कॉलम्स मैंने नंबर डाल रखे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे 14 या 44 जो भी आपको मन हो, ठीक है, आप दे सकते हैं ऐसे। तो फिर वैसे ही कॉलम्स का नंबर आप देखिए, मैंने 44 रो डाल दी ना, इसीलिए इतना बड़ा बॉक्स बन गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है, ठीक है। तो HTML पूरा हमारा यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी CSS कंप्लीट करेंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मोटिवेशन देते रहिए, जैसे ऐसी वीडियोज़ में और बनाती रहूँ, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, लेक्चर फिनिश करते हैं आज यहीं।